नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, राजस्थान की गर्मा गर्मी के कारण पुनः दल बदल कानून चर्चाओं में आ गया है, जिसकी चर्चा हम ब्रीफली करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हर लिहाज से जानेंगे कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके संबंध में जो प्रमुख मामला है कि हितो होलोहन 1992 का वो क्या है। उससे पहले आप देख लीजिए कि दल बदल कानून का सीधा संबंध 10वीं अनुसूची से है और अनुसूचियां संविधान का भाग है, जबकि अधिनियम संविधान का भाग नहीं होता, संसद द्वारा पारित विधि होता है। परंतु इस अनुसूची का लोकप्रिय नाम ही अपने आप में अब दल बदल कानून पड़ गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस अनुसूची को अस्तित्व में लाने का क्या कारण था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम हैं और खासकर भारत जैसे देशों में वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से ही सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। ये स्थिति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। ये सब देखने को मिला चौथे आम चुनाव में, जब राज्यों में कांग्रेस के सर पर अस्थिरता के खतरे मंडराने लगे। बात 1967 की है। हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने 15 दिन में 3 दल बदल लिए थे और जब अंतिम रूप से इन्हें जो है कांग्रेस में शामिल होना था तो चंडीगढ़ में कांग्रेसी नेता बीरेंद्र सिंह ने इनका परिचय आयाराम गयाराम से करा दिया था। इस घटनाक्रम के पश्चात अखबारों में, समाचारों में सब जगह जो है आयाराम गयाराम का कार्टून, खबरें ये सब चलने लगी थी और लोकप्रिय हो गया था आयाराम गयाराम। ये स्थिति लगातार बढ़ती रही और यह देखने को भी मिला कि 1977 में पहली बार गठबंधन सरकार देखने को मिली मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। वो भी अस्थिरता के कारण ही कालकवलित हो गई। 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी ने ही इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। उनका ये कहना था कि राजनीतिक पार्टियां संसदीय लोकतंत्र में पहुंचती हैं, बहरहाल सभी का उद्देश्य सुशासन देना है। जब स्थिरता ही नहीं है तो सुशासन कैसा, गवर्नेंस दे ही नहीं सकती हैं, तो इसलिए स्थिरता को कायम करना बेहद आवश्यक है। उसी स्थिरता को कायम करने के लिए 10वीं अनुसूची का सृजन किया गया और उसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, सदन में सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। पहले वहाँ दल के सदस्य होते हैं, दूसरे वहाँ निर्दलीय सदस्य होते हैं और तीसरे वहाँ मनोनीत सदस्य होते हैं। यहाँ सदन की बात हो रही है लोकसभा, राज्यसभा से, और विधानमंडल में विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ये सभी सदनों पर व्यवस्था लागू होगी। दल के सदस्य को क्या माना गया कि यदि कोई दल का सदस्य वहीफ अर्थात सचेतक का उल्लंघन करता है, वो निर्देश नहीं मानता या दल की आज्ञा की अवज्ञा करता है या दल के आचरण के अनुकूल आचरण नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि संबंधित सदस्य दल बदलू है। और दूसरा ये माना गया कि यदि कोई सदस्य किसी पार्टी से सदन में चुनाव जीतकर आया है, चूंकि यह माना जाता है कि लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी के प्रति निष्ठा रखकर ही सदस्य को वोट दिया है और वह सदस्य उस पार्टी की सदस्यता का त्याग कर देता है, तो भी संबंधित सदन के सदस्य को दल बदलू माना जाएगा। और दूसरे प्रकार के सदस्य यदि देखा जाए, इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं, देखिए, चूंकि वो किसी भी पार्टी से जीतकर नहीं आए हैं और ऐसा हो सकता है कि वो राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 वोट से ही सरकारें इधर से इधर होती हैं सदन में, तो उसमें यदि निर्दलीय सदस्य अपनी निष्ठा का त्याग करता है और वह किसी दल की सदस्यता ले लेता है, तो भी राजनीतिक अस्थिरता का जन्म होगा और यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति या सदन का सदस्य दल बदलू है। और मनोनीत सदस्य, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, विधानसभा में मनोनीत होते हैं, तो उन सभी का मनोनयन कोई ना कोई पार्टी ही करती है। परंतु यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता लेता है, देखिए 6 महीने से पहले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने के बाद यदि वह किसी दल की सदस्यता लेगा तो उसे भी दल बदलू माना जाएगा।
और इस किसी भी स्थिति में वह या तो व्हिप का उल्लंघन करता है, सदस्यता का त्याग करता है, दल की सदस्यता जो है ले लेता है, कोई भी निर्दलीय सदस्य या मनोनीत सदस्य जो है 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता लेता है तो वह दल बदलू माना जाएगा और उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके कुछ अपवाद भी मूल प्रावधान में शामिल किए गए कि यदि व्हिप अर्थात सचेतक 15 दिन में कैंडिडेट को माफ़ कर देता है कि कोई बात नहीं, आपने अनुकूल आचरण नहीं किया है, निर्देश नहीं माना है और संबंधित समझौता हो जाए या माफ़ीनामा इस प्रकार का हो जाए, तो भी सदस्य पर दल बदल कानून नहीं लगता। और दूसरा कि यदि सामूहिक इस्तीफा दे दें अर्थात 1/3 सदस्य जो हैं एक साथ इस्तीफा दे दें किसी पार्टी से, तो यह माना जाता है कि दल नहीं बदला, दल में फूट पड़ी है। कालांतर में यह देखा गया कि ज़्यादातर स्थिति ऐसी बन गई कि इसके बयारसी आ गई, जहां पहले 1-2 लोग दल बदल करते थे वहां अब 1/3 सदस्य जो निर्वाचित पार्टी के 1/3 सदस्य होते थे वो दल बदल करने लगे। तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए जिस उद्देश्य से यह कानून लाया था उसमें इतना सार्थक नहीं हो पा रहा था, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में जब किया गया तो उसमें यह सामूहिक इस्तीफे वाली बात को भी नकार दिया गया और इसका यह पद समाप्त कर दिया गया। अर्थात यदि किसी सदन में किसी पार्टी के 1/3 सदस्य भी सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं तो उनको अब भी दल बदलू माना जाता है। और इसी का एक अपवाद था मर्जर या विलय, अर्थात यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं तो इसको दल बदल नहीं माना जाता। वर्तमान समय में ये कुछ इस प्रकार से अस्तित्व में है। देखिए 1/3 वाली बात तो नकार दी गई है, अर्थात यदि अब पार्टी में फूट पड़ती है, 1/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, जैसे एक बार ये देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में जो मायावती के कुछ विधायक थे वो 1/3 टूटकर मुलायम सिंह की तरफ चले गए थे, सरकार बनवा दी थी, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल समाप्त कर दी गई हैं। वर्तमान समय में क्या है कि 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं और पृथक समूह के रूप में कार्य करने का निश्चय करते हैं या बाद में उनका विलय किसी अन्य राजनीतिक दल में होता है। अर्थात मर्जर की जो कंसेप्ट है, मर्जर का कंसेप्ट एक्सेप्ट किया गया है, इसको समाप्त नहीं किया गया है। इसका दूसरा अपवाद है लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, जो कि दलगत राजनीति से ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनको जो है सदन में न्याय स्थापित करना होता है, तो वो इसलिए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो उन पर भी दल बदल नहीं लगेगा। और तीसरा, यदि किसी सांसद को पार्टी द्वारा निष्कासित किया जाए और यदि किसी राजनीतिक पार्टी का अन्य दल में विलय हो रहा हो और यदि उसका कोई सदस्य उससे बाहर रहना चाहता हो तो उस पर भी कोई दल बदल कानून नहीं लगेगा। और चौथा एक्सेप्शन है, कोई पार्टी किसी सदस्य की पार्टी सदस्यता समाप्त करती है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। मित्रों, ये था दल बदल कानून। समय समय पर इस कानून की आलोचनाएं हुई हैं और आलोचना में देखिए सबसे पहले आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का आरोप लगता है दल बदल कानून पर। देखिए जो 19 के 1 में आम नागरिक को प्राप्त है, 19 का 1 का ए में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी प्रकार की सदस्यता प्राप्त है अनुच्छेद 105 में संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता संबंध में और संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार ये मिला है संसद में। और इसी प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदस्यों को। तो जहां लोकतंत्र चर्चा की बात करता है तो वहीं ये माना गया कि जब हम पार्टी व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते, पार्टी व्हिप के अनुकूल ही हमको वोट करना होता है, उससे अलग हम वोट नहीं कर सकते, यही तो लोकतंत्र है। तो जहां लोकतंत्र चर्चा की बात कर रहा था वहीं दल बदल कानून इस लोकतंत्र को रोकता है, तो इस पर ये आरोप लगता है। और दूसरा इस पर आरोप लगता है कि इसमें पीठासीन अधिकारी की मनमानी चलती है। वो कैसे कि अनुच्छेद 122 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जाएगी, अर्थात सदन में जो भी हो रहा है उसकी जांच न्यायपालिका नहीं करेगा। देखिए जो दल बदल कानून है उसका सीधा संबंध है सदन के भीतर होने वाली कार्रवाइयों के संबंध में और इस पर अंतिम निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी ही लेता है। अर्थात किस पर दल बदल लगेगा, मान लीजिए किसी ने उपरोक्त कोई कार्य किया तो उसका एक एप्लीकेशन जाता है पीठासीन अधिकारी के पास,
तो पीठासीन अधिकारी ही उस पर डिसीजन लेगा। और यह व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगी। और इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 212 में कि कोई भी न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात सदन आज़ाद है और यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती तो पीठासीन अधिकारी निरंकुश, अर्थात जो उसके पास एप्लीकेशन जाएगा किसी भी दल बदल का तो वो तो मनमर्जी निर्णय ले सकता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। इन सभी आलोचनाओं का निवारण किया न्यायालय ने किहोतो होलोहन केस 1992 में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दल बदल के संबंध में जो पत्र है या जो निर्णय है वो निर्णय लेगा पीठासीन अधिकारी, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा या विधान परिषद का हो। निर्णय तो लेना होगा पीठासीन अधिकारी को ही, और निर्णय से पहले न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। परंतु पीठासीन अधिकारी का निर्णय जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगा, अर्थात पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पीठासीन अधिकारी के दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला प्रकार का कार्य होता है प्रक्रियात्मक, अर्थात सदन का संचालन कैसे होता है, कैसे होना है, उसमें माहौल कैसा बनना है, खान पान का समय क्या रहना है, कौन सा बिल कौन से समय में जो है रखा जाना है, कब मतदान होना है, कब मतदान नहीं होना है। तो ये सारी बातें जो हैं प्रक्रियात्मक कार्यों में हैं। और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का कार्य होता है क्वासी जुडिशियल, अर्धन्यायिक। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अर्धन्यायिक कार्य न्यायिक कार्य ही तो है और न्याय का कार्य है जुडिशरी का, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू होगा। और चूंकि जुडिशियल रिव्यू आधारभूत ढांचे का भाग है, इसलिए संसद द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दल बदल कानून अनुच्छेद 105, 194 के खिलाफ नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, चूंकि लोकतंत्र के भी नैतिक आयाम है, स्थिरता जरूरी है। और दल बदल यदि कोई सदस्य करता है तो उसके पीछे व्यक्तिगत आकांक्षाएं हो सकती हैं, वो धन के लालसा में करे, पद की लालसा में करे, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए लोकतंत्र सार्थक रूप से अपना कार्य करते रहे, इसलिए दल बदल की ये व्यवस्था है। इस संबंध में सरकार द्वारा कुछ समितियां भी जो है बैठाई गई हैं। दिनेश गोस्वामी समिति 2002 में गठित की गई थी, जिसने कहा था कि अयोग्यता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहां एक सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है और एक सदस्य वोट देने से परहेज करता है या वोट के अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी व्हिप के विपरीत जाकर कोई वोट करता है। तो इसके मामले में इसने कहा कि यदि विधानमंडल का मामला है तो यहाँ राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए, और यदि संसद का मामला है तो वहाँ प्रेसिडेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर का मामला अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है 2020 में, यहाँ एक कदम आगे बढ़कर डिसीजन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए जो दल बदल पर निर्णय ले, क्योंकि पीठासीन अधिकारी यदि निर्णय लेता है तो उस पर भी विवाद होते हैं, तो उसको भी विवादों से बचाया जाना चाहिए। और यदि निर्वाचन आयोग इस संबंध में कोई निर्णय लेगा तो ये भी राष्ट्रपति की सलाह से ही कार्य करे, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के मुताबिक मंत्रिपरिषद की सलाह से चलता है। तो इसलिए यहाँ भी जो है दलगत स्थिति बनी रहेगी, निष्पक्ष निर्णय नहीं आ पाएगा। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बिल्कुल से स्वतंत्र ट्रिब्यूनल अभिकरण बना देना चाहिए और वो ही इस संबंध में निर्णय ले। और यह भी हमें जान लेना जरूरी है कि पीठासीन अधिकारी टाई की स्थिति में यदि कोई वोट करता है, चूंकि वो माना जाता है कि दलगत निष्ठा से बिल्कुल अलग है, तो उसका वोट भी व्हिप का उल्लंघन नहीं माना जाता और उस पर भी दल बदल नहीं लगता। अभी हाल ही में जो राजस्थान में चल रहा है, वहाँ कांग्रेस ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया है कि वो जो है पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहा है, जबकि जो है सचिन पायलट का ये कहना है कि पार्टी व्हिप सदन के अंदर होती है, सदन के अंदर तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो पार्टी व्हिप का उल्लंघन नहीं है। मुझे आशा है कि दल बदल संबंधी सारे आयाम आपके पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई
प्रश्न है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।